वेलकम बैक। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर क्लास के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक क्लास के बारे में जो कि आपको कलेक्शन के अंदर मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू टेस्टिंग शास्त्र। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे किसी भी कलेक्शन क्लास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इन्हीं 7 फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आज मैं स्टैक को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैक। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्रोएबल। तो स्टैक ग्रोएबल है क्या? यस, ग्रोएबल है। रन टाइम आप इसको बढ़ा सकते हो, तो स्टैक इज ग्रोएबल। दूसरा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट ये स्टोर कर सकता है, तो इट अलाउज बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर ये प्रिजर्व करता है क्या? बिल्कुल प्रिजर्व करता है, तो इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व होती है स्टैक के अंदर। फिर चौथी प्रॉपर्टी, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है क्या? स्टैक बिल्कुल करता है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन द स्टैक। फिर नल इंसर्शन पॉसिबल है क्या स्टैक में? यस है, नल एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, नल इंसर्शन इज अलाउड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है स्टैक। ठीक है, अब ये बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैक है इसको भी हम समझेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये स्टैक यहाँ पे कैसे काम करता है। तो आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर में सुना होगा तो स्टैक नाम की कॉन्सेप्ट भी है, वही सेम नाम से आपको जावा में क्लास भी मिल जा रहा है जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है। बिहेवियर दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हम समझ जाएंगे तो ये स्टैक कलेक्शन का जो क्लास है वो भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो बने रहिए, मैं अंत तक इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत अच्छे से ताकि आपको स्टैक की भी आइडिया आ जाए। ठीक है, तो बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर इसका स्टैक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इसका मैं तभी एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा जब हमें ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्टोर करता है एलिमेंट्स को, ये सब समझ में आएगा, तो हमें परफॉर्मेंस भी अपने आप अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले ना, ये तो हो गई हमारी स्टैक की प्रॉपर्टीज़। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है और उसको जावा में कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो सिंपली स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां एलिमेंट एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। मतलब अगर आप कोई भी ऐसी अरेंजमेंट देखो जहां एलिमेंट एक के ऊपर एक रखे गए, उस किसी भी अरेंजमेंट को हम स्टैक बोल सकते हैं। जैसे कि आप शादियों में जाते हो, बूफे में जाते हो, वहाँ पे प्लेट्स लगी होती है। वो प्लेट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक के ऊपर एक लगी होती है। ठीक है, तो अब एक के ऊपर एक जो प्लेट लगी होती है उस स्ट्रक्चर को हम स्टैक कहते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई भी अरेंजमेंट आपको दिख जाए जहाँ चीज़ें एक के ऊपर एक रखी गई है, तो ऐसे किसी भी अरेंजमेंट को मैं स्टैक बोल दूंगा। इतना सिंपल ही है। तो मेरे पास तो जावा में कुछ प्लेट वेट है नहीं, मेरे पास डेटा है, तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए मैं स्टैक का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है, समझो ये बी, सी और डी, ऐसे 4 एलिमेंट्स मेरे पास में हैं। अब इन चारों एलिमेंट्स को अगर मुझे स्टैक के ऊपर स्टोर करना है तो मैं कुछ इस तरह से स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले मैं ए को स्टोर करूंगा, ये ए आ गया, उसके ऊपर मैं बी स्टोर करूंगा, उसके ऊपर सी, उसके ऊपर डी एंड सो ऑन। समझो मेरे पास और कुछ एलिमेंट है तो वो भी यहाँ पे एक के ऊपर एक स्टोर होते चले जाएंगे। अब ये जो इंसर्ट करने का तरीका है यहाँ पे स्टैक में एलिमेंट को, इसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश करना मतलब क्या? एलिमेंट को इंसर्ट करना। अब पुश कहाँ पे होगा? हमेशा स्टैक के टॉप पे होता है। तो ये बन चुका है मेरा स्टैक का टॉप। ठीक है, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि पुश या टॉप, इनको बस ध्यान में रख लेना है, समझ लेना है, ताकि हम स्टैक को इन्हीं के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पुश करना मतलब इंसर्ट करना और टॉप मतलब जो भी टॉप का एलिमेंट है वो। लेकिन यहाँ से अगर मुझे एलिमेंट रिमूव करने होंगे, समझो ई को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑपरेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं पॉप। ठीक है, तो पॉप से होता है रिमूव और पुश से होता है इंसर्शन। ठीक है, और टॉप मतलब ऊपर का, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। फिर आप बोलोगे कि अगर मुझे बी रिमूव करना है तो फिर कैसे करेंगे यहाँ पे? तो बी रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले ई निकालना पड़ेगा, फिर डी निकालना पड़ेगा, फिर सी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप बी को रिमूव करोगे और वापस से फिर सी, डी और ई को स्टोर कर दोगे। तो यहाँ पे इंसर्शन और रिमूवल ये कुछ इस तरह से होता है। मतलब वही सेम एग्जांपल पकड़ लो अपना शादी वाला स्टैक। समझ लो आपको कोई चौथे नंबर की प्लेट निकालनी है, तो आप डायरेक्टली चौथे नंबर की प्लेट नहीं खींच सकते, अदरवाइज पूरा स्टैक गिर जाएगा आपका शादियों में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है उसको पहले निकालोगे,
फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एलिमेंट आप कैसे इंसर्ट करोगे और कैसे रिमूव करोगे, इस पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे हमेशा चीज़ें टॉप पे ही पुश होंगी और टॉप से ही रिमूव की जाएंगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि एरे में मैं किसी भी इंडेक्स पे जाके कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता था, वैसी फैसिलिटी मुझे यहाँ स्टैक में नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे टॉप पे ही पुश करना है और टॉप से ही मुझे पुल मतलब इंसर्शन भी करना है और डिलीशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशन तो हम समझ गए और स्टैक का एक जनरल बिहेवियर भी समझ गए कि यहाँ एलिमेंट्स किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। अब इसी डेटा स्ट्रक्चर को जावा ने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लेके आए हैं और वहाँ पे आपको स्टैक नाम का क्लास मिल जाता है जहाँ सेम बिहेवियर आपको मिल रहा है। अब ये जो पुश और पॉप ऑपरेशन है, ऐसी और दो ऑपरेशंस आपको यहाँ स्टैक के अंदर मिल जाते हैं और उन दोनों ऑपरेशंस के लिए आपको स्टैक क्लास के अंदर मेथड्स दी गई है। तो कुल मिला के 4 मेथड्स आपको स्टैक क्लास के अंदर एक्सप्लिसिटली मिल जाती है। वो 4 मेथड्स हैं पुश, दूसरी है पॉप, तीसरी है पीक और चौथी है सर्च। तो ये 4 मेथड्स आपको एक्सप्लिसिटली सिर्फ स्टैक क्लास के अंदर देखने को मिलेंगी और इन मेथड्स का हम ऑपरेशन है प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज मीन बाय स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिक हमको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इतना तो पता चल गया कि कोई भी एलिमेंट होगा वो टॉप पे पुश होगा और कोई भी एलिमेंट अगर मुझे रिमूव करना है तो वो टॉप से ही रिमूव किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो लास्ट में यहाँ पे ई आया है वो टॉप पे है, तो ऑब्वियसली जब निकालने की बारी आएगी तो ई को ही पहले निकाला जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये लास्ट इन है। ठीक है, जो एलिमेंट लास्ट में इन हो रहा है वही फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, वही फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वही पहले बाहर निकलेगा। इसे हम कहेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है स्टैक को। दैट्स इट अबाउट द स्टैक, बड़ा सिंपल सा है। अब इसी स्टैक को जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लेके आया और उसकी ये बन गई प्रॉपर्टीज आपकी। तो स्टैक ग्रोवेबल है क्या? यस ग्रोवेबल है। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व भी होती है, डुप्लीकेट एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, नल इंसर्शन पॉसिबल है और इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर स्टैक मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते कि या इंसर्शन और डिलीशन फास्टर होगा कि स्लोअर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों भी टॉप पे ही हो रहा है, तो दोनों के दोनों फटाफट हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आपको समझो एक्सेस करना है यहाँ पे कोई एलिमेंट, तो एक्सेस करने के लिए आप रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को। मतलब मुझे बी एक्सेस करना है, आप बोलोगे कि मैं इंडेक्स पास कर दूंगा बी का और मुझे बी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि स्टैक में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है जो कि एरे लिस्ट में पॉसिबल था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट एक्सेस करना है बी समझो, तो आपको पहले ई बाहर निकालना पड़ेगा, फिर डी बाहर निकालना पड़ेगा, फिर सी बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप बी तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे एक्सेस करना थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस एक्सेस करने के लिए स्लो है और इंसर्शन और डिलीशन करने के लिए थोड़ा सा फास्ट मिल जाता है। ये ऑपरेशंस का कंपैरिजन में कर रहा हूँ। अगर इसी को मैं दूसरे किसी कलेक्शन क्लास के साथ में कंपैरिजन करूंगा तो शायद डिफरेंस के पॉइंट थोड़े से अलग रहेंगे मेरे। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इंसर्शन एंड डिलीशन इज फास्ट, समराइज करते हैं, बट एक्सेस इज स्लो, एक्सेस इज कंपैरेटिवली स्लो। तो एक्सेस करना थोड़ा सा शायद स्लो हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब ऐसी भी बात नहीं है कि यार ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फर्क पड़ जाता है और बहुत आप मतलब नोटिफाइबल डिफरेंस हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंस बिल्कुल निग्लिजेंस है, आप नोटिस भी नहीं कर सकते इसको, बट यस दिस इज हाउ इट इज़। क्योंकि इंसर्शन टॉप पे हो रहा है, डिलीशन टॉप से ही हो रहा है, तो ये फास्ट हो जाता है। लेकिन एक्सेस अगर आपको कोई रैंडम बीच वाला एलिमेंट कर लेना है तो फिर उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी, वो पूरा स्टैक ट्रैवर्स करता बैठेगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज इट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैक। अभी समझते हैं कि स्टैक की ये सारे ऑपरेशंस और इनको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रैक्टिकली एक बार समझ लेंगे। तो मैं चला जाता हूँ मेरे रिपल के अंदर, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टैक और यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि एस डॉट ऐड मेथड चलाओ या पुश मेथड चलाओ, आपको दोनों में सेम ही इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ए। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों मेथड चला रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि दोनों से सेम काम हो रहा है मेरा। ऐड से भी वही काम हो रहा है और पुश से भी वही काम हो रहा है। तो मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। ये गया सी आपका लाइक दिस, और इसको फटाफट कॉपी कर लेते हैं और कुछ एलिमेंट्स में और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
लेट्स से डी, मे बी ई एंड एफ। अब यहाँ सी जो है मैंने डुप्लीकेट इंसर्ट करके रख दिया है, ठीक है। अब इसी स्टैक को एक बार प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ मुझे जो सीक्वेंस मिल रहा है एलिमेंट्स का वो कैसे मिल रहा है। परफेक्ट, सो दिस इज माई आउटपुट। यहाँ पे आ चुका है ए बी सी सी डी ई एफ। तो जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए थे उसी ऑर्डर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँ तो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यार एक ग्रोएबल है क्या, यस ग्रोएबल है, तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस दोनों टाइप के एलिमेंट इंसर्ट कर सकता है और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, ये मुझे ये सीक्वेंस देख के तो पता चल गया है, ठीक है। बट अभी बात करेंगे कि होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस दोनों टाइप के एलिमेंट इसमें चलेंगे क्या। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, यहाँ डी निकाल देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ 3.14f जो कि मेरा फ्लोट है। अब ये फ्लोट है तो ये ऑब्वियसली हेट्रोजेनियस स्टैक हो गया। इसको रन करते हैं, अगर ये रन हो गया हैप्पीली तो हम समझ जाएंगे कि ये हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स भी अलाउ करता है। परफेक्ट, दिस इज माई आउटपुट एंड कैन यू सी हियर 3.14 भी यहाँ स्टोर हो चुका है। इसका मतलब क्या है, हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स भी ये अलाउ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डुप्लीकेट्स अलाउ है क्या। तो सी मुझे यहाँ 2 बार दिख रहा है ना भाई, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि 2 बार सी है, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट ये अलाउ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज नल इंसर्शन। तो फटाफट नल एलिमेंट इंसर्ट करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस डॉट पुश और इसमें पास कर देते हैं नल, ठीक है। और इसको रन कर लेंगे, डन। कैन यू सी दैट यहाँ पे नल आ चुका है लास्ट पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ नल एलिमेंट भी इंसर्ट हो चुका है। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। तो ये हो गई सारी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक। अभी हम बात करेंगे वो 4 मेथड्स की जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो कि आपको स्टैक क्लास के अंदर एक्सप्लिसिटली मिलती है, ये आपको दूसरे किसी कलेक्शन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहली मेथड है पुश, दूसरी है पॉप, तीसरी है पीक, चौथी है सर्च। इन चारों मेथड्स को एक बार चला के देखते हैं और समझते हैं कि इन मेथड्स का क्या कहना है। अब ये मेथड्स बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यही मेथड्स आपको इंटरव्यूज में पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली मेथड है दैट इज पुश। तो पुश मेथड का इस्तेमाल करके आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। टू इंसर्ट एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। ये मैं नोट्स जो लिख रहा हूँ ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप मेरे रेपल में जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करोगे तो आपको ये पूरा कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से यू कैन चेक दिस। ओके, तो मैंने इंसर्ट करने के लिए पुश मेथड का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल है, पुश मेथड में आपको खाली वो एलिमेंट पास कर देना है जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब इंडेक्स बेस्ड पुश यहाँ पे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। इंडेक्स बेस्ड पुश आप नहीं करा सकते इधर, क्योंकि स्टैक का एलिमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ टॉप पे ही जाएगा, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे नहीं जा पाएगा। सो ये ड्रॉबैक बोल सकते हो आप यहाँ पे, जो एरे लिस्ट में नहीं है। एरे लिस्ट में क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्टैक में नहीं चलता भाई, ठीक है। तो यहाँ पुश से आप एलिमेंट को इंसर्ट कर पा रहे हो, बड़ा सिंपल है। दूसरी मेथड है दैट इज पॉप। अब पॉप मेथड से क्या होता है, एलिमेंट रिमूव होता है एंड रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो पॉप मेथड रिटर्न्स, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैग, ठीक है। तो ये पॉप मेथड क्या करती है, रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न्स इट, मतलब इसको रिटर्न में भी लाके दे देती है आपको। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया एस डॉट पॉप, ये मेथड मैंने चला दी। अब ये मेथड क्या करेगी, जो टॉप पे एलिमेंट है दैट इज योर नल, ठीक है, ये नल आपको रिटर्न करके लाके भी दे देगी। अब इसको मैं सेव अगर करूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे सेव कर देते हैं और फिर एस को प्रिंट करते हैं। तो मैंने पॉप किया, पॉप करने के बाद स्टैक को प्रिंट किया। तो आप ऑब्जर्व करना, बिफोर पॉप मेरे स्टैक के अंदर नल एलिमेंट प्रेजेंट था, लेकिन आफ्टर पॉप क्या हो जाएगा, नल निकल जाएगा और मेरा फाइनल स्टैक विदाउट नल दिखेगा। ओके, कैन यू सी दैट ये जो फाइनल स्टैक दिख रहा है इसके अंदर अभी नल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि नल मेरा रिमूव हो चुका है। लेकिन वो रिमूव होके कहाँ सेव हुआ, ओबीजे के अंदर सेव हुआ। तो ये आपकी चॉइस है, आप सेव करना चाहो तो सेव कर लो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सेव कर लिया था, तो इसको भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि सही में नल यहाँ पे आ चुका है क्या। तो रन करते हैं, रिमूव्ड ऐसे मैं मैसेज लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कंसोल पढ़ के। परफेक्ट, कितना सिंपल है भैया ये। कैन यू सी दिस, रिमूव्ड नल, और यहाँ पे रिमूवल के बाद में आपको यहाँ नल दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ रिमूव हो चुका है क्या टॉप का एलिमेंट, यस रिमूव हो चुका है। अब ये पॉप मेथड में जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार ये टॉप का एलिमेंट रिमूव करता चला जाएगा, क्योंकि मेरा टॉप जो है वो अपडेट हो जाता है। कैसे, ध्यान से समझो, ठीक है। इमेजिन करो कि ये मेरा स्टैक है यहाँ, और यहाँ पे मैंने लिखे कुछ एलिमेंट्स,
लाइक दिस, A, B, C, D एंड E। जब मैं पहली बार इस स्टैक के ऊपर पॉप मेथड चलाऊंगा s.pop, तो ये क्या करेगा, E को रिमूव कर देगा स्टैक के अंदर से, और जो मेरा फाइनल स्टैक होगा वो कुछ इस तरह से मुझे अभी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ A, B, C और ये D आ गया, क्योंकि मेरा E जो था वो रिमूव हो चुका है यहाँ पे इस स्टेज पे। अब मेरा जो टॉप है ये यहाँ पे D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज D, सॉरी, और मेरा टॉप अभी D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अगर फिर से पॉप मेथड चला दूंगा तो टॉप पे जो भी एलिमेंट वो रिमूव हो जाएगा। तो टॉप पे तो मेरा अभी D है, तो यहाँ से D निकल जाएगा और फाइनली मेरे स्टैक में मुझे कुछ इस तरह से अभी एलिमेंट दिखाई देंगे। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ A, B और C आ जाएंगे। तो मेरा जो टॉप है अभी अपडेट हो चुका है, दैट बिकम C नाउ। तो यहाँ जो भी एलिमेंट टॉप पे रहेगा वही पॉप किया जाएगा। आप कोई एलिमेंट एज अ पैरामीटर पास करके यहाँ से रिमूव नहीं करा सकते, दैट इज़ द ड्रॉबैक। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट एक बार और चला के देखते हैं। तो मैंने 2 बार पॉप मेथड चलाई हुई है। पहली बार में नल निकलेगा, दूसरी बार में F निकल जाएगा। तो रन करते इसको, परफेक्ट, कैन यू सी दैट। तो यहाँ F भी निकल चुका है, लास्ट में मेरा F था पहले, अभी वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने 2 बार पॉप मेथड चलाई थी और 2 बार मेरा टॉप का एलिमेंट रिमूव हो चुका था। अभी मेरा टॉप जो है अपडेटेड हो चुका है एंड टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू E एलिमेंट। दैट्स इट, पॉप मेथड। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज पीक। अब पीक मेथड जो है वो आपको टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न ला के देती है, रिमूव नहीं करती है। तो पॉप और पीक में एक डिफरेंस है जो कि आपको इंटरव्यू में कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पीक मेथड। तो पीक मेथड टॉप पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो आपको ला के दे देगी। ठीक है, रिटर्न करती है, रिमूव नहीं करती है। तो मैं सिंपली रेपल में चलता हूँ और इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इनको कमेंट करके रख ले रहा हूँ ताकि आप बाद में रेफरेंस के लिए इसको पढ़ लो। ओके, तो पीक मेथड क्या करती है, पीक मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ऑब्वियसली इसको रिमूव नहीं करता है ये, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ s.peak। अगर ये मेथड मैंने इधर system.out.println के अंदर चला दी तो आपको दिखेगा कि टॉप पे जो भी एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो मेरा टॉप पे तो अभी नल है ना, क्योंकि मैंने बाकी सब कमेंट कर दी है। तो टॉप पे मेरा नल है, तो ये जब मैं पीक मेथड चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नल एलिमेंट प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। कैन यू सी दैट। तो मेरा टॉप अभी नल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए पीक मेथड से मुझे नल आ चुका है। तो मैं ना पीक और पॉप का डिफरेंस भी साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। पीक मेथड चलाने के बाद में मैं स्टैक को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे लिखता हूँ, आफ्टर पीक। तो पीक मेथड के बाद में मेरा स्टैक देखना आप कैसा दिखेगा। कैन यू सी दैट, यहाँ पे नल एलिमेंट वैसा का वैसा बना हुआ है, उसको रिमूव नहीं किया गया। लेकिन वही अगर मैं पीक की जगह पे पॉप मेथड चलाऊँ और उसके बाद में यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करूँ तो ध्यान से देखना क्या होगा। ओके, परफेक्ट। तो टॉप पे मेरा नल एलिमेंट था और यहाँ आप आफ्टर पॉप मुझे क्या मिल चुका है, नल गायब हो चुका है। मतलब पॉप क्या कर रहा है, रिमूव भी कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन पीक क्या कर रहा है, खाली रिटर्न करके लाके दे रहा है आपको। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। तो ये हो गया पॉप और पीक के बीच का डिफरेंस। वही लास्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्च। तो यहां मैं लिख लेता हूं system.out.println और यहां लिखते हैं सर्च। अब सर्च में आपको वो एलिमेंट पास करना है जो आप अपने स्टैक के अंदर सर्च करना चाहते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च के लिए लिख दिया E और इसको रन कर लिया, तो ये आपको बताएगा कि टॉप से उस एलिमेंट की पोजीशन कितनी है। और ये जो पोजीशन होती है 1 बेस्ड होती है, 0 बेस्ड नहीं होती। जैसे एरे में 0 बेस्ड होती है वैसे यहाँ पे ये नहीं होती है। ठीक है, ये मुझे डबल कोट्स में देना पड़ेगा, अगर नहीं दूंगा तो वो स्ट्रिंग नहीं कंसिडर करेगा। रन करते फिर से। ओके, सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो पोजीशन होती है एलिमेंट की वो टॉप से गिनी जाती है। टॉप से एलिमेंट कितनी दूरी पे ये गिना जाता है, और ये जो डिस्टेंस गिना जाता है 1 की बेसिस पे गिना जाता है। इसको 1 बेस्ड होता है, ये 0 बेस्ड नहीं होता है इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो E का इंडेक्स इसने मुझे बोला है 3 है, मतलब टॉप से इसकी दूरी कितनी है, 3 है। तो अगर आप मेरे इस टैग को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि टॉप पे नल है, उसके बाद F है और उसके नीचे E है। तो ये हो गया आपका 1 पोजीशन,
ये हो गया आपका 2 पोजीशन और ये हो गया आपका 3 पोजीशन, इसलिए मुझे ई जो है वो 3 मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको पिक्चर से भी समझते हैं थोड़ा सा। समझो मुझे चाहिए था सी, तो मैंने सर्च मेथड में लिख दिया सी, डबल कोट्स में सी। तो यहाँ टॉप कौन है मेरा, ई है, तो ये टॉप का इंडेक्स हो गया 1, फिर ये डी का हो गया 2 और सी का हो गया 3। तो यहाँ सी का आंसर मुझे मिल जाएगा 3। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। तो ये हो गई आपकी सर्च मेथड इन अ स्टैक। तो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ स्टैक क्लास। अब समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट और स्टैक क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ और एक प्रॉपर्टी है जो मैं बताना यहाँ पे भूल गया, एंड दैट इज स्टैक इज ऑल्सो सिंक्रोनाइज्ड। ये वाला बंदा भी सिंक्रोनाइज्ड है और ये भी 1.0 में आया हुआ है, वर्जन 1.0 में आया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट स्टैक। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन स्टैक के ऊपर पूछा गया था जो शायद आप आंसर नहीं कर पाए। मैं पक्का उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।